नमस्कार। आज पाकिस्तान अधिक्रांत लद्दाख के क्षेत्र यानी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रैली की, जहां पर वो एक जो डमी सरकार चुनते हैं हर 5 साल में, उसके चुनाव होने हैं नवंबर महीने में। उस चुनावी सभा में इमरान खान ने एक घोषणा की। घोषणा में उन्होंने कहा कि जो पीओटीएल का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख यानी गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है, उसको पाकिस्तान का प्रोविजनल 5th प्रोविंस बनाने की घोषणा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इसकी बधाई वो गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं। हालांकि तस्वीर आप देखेंगे तो सामने सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान के अधिकारी या उसका स्टाफ नजर आएगा। वहां पर गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी निवासी आपको कतई दिखाई नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसकी घोषणा करते वक्त यह भूल गए कि जो घोषणा वो कर रहे हैं, ना सिर्फ वो भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ है, बल्कि जिस यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला वो देते रहे हैं लगातार, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस को बीच में रखते हुए वो गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल यानी पूरी तरह से कंप्लीट स्टेटस नहीं, प्रोविजनल एक तरह का कच्चा एक तरह का स्टेटस दे रहे हैं। और उन्हीं यूएन रेजोल्यूशन का ध्यान रखते हुए वो इसको प्रोविजनल स्टेटस दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ भी इमरान खान का यह फैसला, पाकिस्तान का फैसला दिखाई देता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसके अलावा यूएन रेजोल्यूशन भारत की एकता अखंडता के खिलाफ, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह फैसला, वहां की आर्मी का यह फैसला खुद उन्हीं के संविधान के खिलाफ है, खुद उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। कैसे? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ अधिमिलन पत्र पर साइन किए थे। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि उससे पहले ही कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर पर हमला कर चुकी थी और उन्होंने पीओजे यानी मीरपुर मुजफ्फराबाद और पीओटीएल यानी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1948 को भारत आर्टिकल यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 35A के तहत एक सिचुएशन लेके जाता है। सिचुएशन क्या होती है? भारत ये बताता है यूएनएससी को दरअसल कि पाकिस्तान भारत की टेरिटरी में किस कदर उन्होंने घुसपैठ कर रखी है, वहां पर उनके सैनिक हैं, घुसपैठिए हैं और वो उन्होंने भारत की टेरिटरी में वो युद्ध कर रहे हैं। भारत का मकसद ये था बताना कि दुनिया को कि वहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए दुनिया को ये प्रेशर बनाना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि भारत अपनी जमीन को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा ये सिचुएशन भारत ने अपनी शिकायत में रखी, ये सिचुएशन लाई गई। यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत की इस जो यूएनएससी में जब गया तो यहां पर किसी किसी टेरिटरी डिस्प्यूट का मकसद नहीं था, ना ही उसमें टेरिटरी डिस्प्यूट का कोई शब्दावली थी, बल्कि एक सिचुएशन वहां पर प्रेजेंट की गई, दुनिया को पता चल जाए कि दरअसल हो क्या रहा। बाद में ये मुद्दा इसके अलावा यूएनएससी में मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद कई रेजोल्यूशन के बाद ये इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद कालांतर में उसके बाद कई कमेटियां बनती हैं। यूएनएससी की कमेटी है जिसमें मैं आपको बताऊं कि सर ओवन डिक्सन उनकी रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, तत्कालीन अर्सवाइल जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में, यहां पर वो एक एग्रेसर है। एग्रेसर वर्ड का यूज करते हैं। यानी यूएससी की कमेटी का जो मेंबर है सर ओवन डिक्सन, वो खुद कहते हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान इसमें एग्रेसर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि 13 अगस्त 1948 को एक रेजोल्यूशन यूएससी पास करती है, जिसमें दोनों ही देशों को तुरंत सीज फायर करने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद एक कुछ शर्त रखी जाती है, जिसके तहत पहले यह है कि उसमें वहां पर प्लेबिसिट होगा, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं। 3 पार्ट में ये रेजोल्यूशन था। पहले पार्ट में पाकिस्तान सीज फायर होना था, उसके बाद पाकिस्तान की जो कबायली और जो आर्मी
पीयूजेके के हिस्से में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, उनको उसकी वापसी करनी थी, यानी पाकिस्तान को ये पूरा इलाका खाली करना था। उसके बाद ये दूसरा चरण ये होना था कि भारत की जो आर्मी है वो एक लिमिटेड संख्या में उन अपने इस जम्मू कश्मीर के इलाकों में जाएगी, वहां पर तैनात होगी, यानी जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से में भारत की आर्मी तैनात होगी, पाकिस्तान को वापसी करनी होगी, भारत की आर्मी तैनात होगी। उसके बाद युद्ध के दौरान जो जो लोग विस्थापित हुए हैं, जैसे मीरपुर मुजफ्फराबाद से हजारों लाखों लोग अपने घर छोड़कर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आए थे, जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में बसे थे, उनको वापस भेजा जाना था। और जब वहां पर पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाए, यूएनएससी को लगे कि अब स्थिति पूरी तरह से वैसी ही है जैसे कि अक्टूबर 1947 से पहले, तब जाकर वहां पर विशेष ऑफ पीपल की बात थी, यानी उसके बाद जो जन्म संग्रह की बात लगातार पाकिस्तान उठाता है। लेकिन यहां पर बात यह आता है, पाकिस्तान पहले ही चरण को मानने से इनकार कर देता है, यानी पाकिस्तान को इस फैसले को मानने के लिए जो जिस प्लेबिस्सिट का वो बार बार जिक्र लगातार रट्टा लगाए रहते हैं, और आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, और अगर आप लगता होगा कि क्या इस तरह की कोई बात है क्या, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहां पर जो पहली शर्त थी कि पाकिस्तान को सेना हटानी थी, पाकिस्तान ने कभी सेना नहीं हटाई, और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण की कभी बात हुई नहीं। उस रेजोल्यूशन को हालांकि भारत ने माना। कैसे माना? उस रेजोल्यूशन में विशेष ऑफ पीपल की बात कही गई थी, भारत ने विशेष ऑफ पीपल को माना। कैसे? मैं आपको बताऊं कि 1 मई 1951 को जो प्रशासक थे उस वक्त, डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कि डॉक्टर हरि सिंह के बेटे थे, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया था, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने बनाने की घोषणा की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि बाकायदा वहां के लोगों के द्वारा चुनी गई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने वहां का संविधान बनाया, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि रिप्रेजेंटेशन करती थी जम्मू कश्मीर के लोगों का, वहां का प्रतिनिधित्व करती थी, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं आपको बताऊं कि 6 फरवरी 1954 को एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को, एक्सेशन को पूरी तरह से एडॉप्ट और लीगल साबित करती है। यानी जो विशेष की बात थी उसमें विशेष ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लोग वोटिंग करेंगे, उसमें कई अलग अलग ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन को भारत ने अपनाया। और मैं आपको बताऊं कि 6 फरवरी 1954 को रेजोल्यूशन का जो आखिरी, पाकिस्तान ने हालांकि कभी अपनी सेना पहली शर्त भी नहीं मानी, लेकिन भारत ने इसको माना, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए लोगों की विशेष ये थी कि वो भारत के साथ रहेंगे। उसके बाद आपको पता है कि 26 नवंबर को वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की 26 नवंबर 1957 को वहां पर एक जम्मू कश्मीर का संविधान लाया जाता है, और उस संविधान में भी सीधे तौर पर यह लिखा जाता है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी अब कोई कहने को रह ही नहीं जाता, पीपल ऑफ विशेस वहीं पर पूरी हो जाती है। उसके बाद आप जानते हैं कि 1957 के बाद वहां पर चुनाव होते हैं, और चुनाव में भी उसके बाद लगातार वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी है। लेकिन इसके अपोजिट गिलगित बल्तिस्तान में, मीरपुर मुजफ्फराबाद में क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आप जानते हैं कि 1965 में जो इसके बाद रेजोल्यूशन के बावजूद भी यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान का जो क्वेश्चन था, ये लगातार कई बार मीटिंग में अराइज होता रहा, उस पर बातचीत होती रही, लेकिन इसका कभी नतीजा नहीं निकला। लेकिन 1965 5 नवंबर 1965 वो दिन था जब आखिरी बार यूएनएससी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें आखिरी बार ये मुद्दा आया, उसमें चर्चा हुई। उसके बाद करीब 55 साल गुजर चुके हैं। यूएनएससी की जनरल मीटिंग में इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पर कभी बातचीत नहीं हुई। 55 सालों में कभी बैकडोर मीटिंग में अक्सर इस तरह का जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन जो जनरल मीटिंग है उसमें कभी इस तरह की बात नहीं हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि 1971 में जब शिमला समझौता हुआ था,
जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद जो शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते में दोनों देशों ने तय किया आपस में कोई भी इश्यू होगा, कोई भी डिफरेंसेस होंगे, उनको पीसफुल मैनर में बायलैटरल टॉक के साथ सुलझाया जाएगा। यानी यहां पर यूएनएससी का चैप्टर दोनों ही देशों ने खुद से बंद कर दिया। यूएनएससी ने तो 5 नवंबर 1965 को खुद ही कर दिया था, लेकिन यहां पर दोनों देशों ने भी यह चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहा कि कुछ भी करेंगे तो यूएनएससी नहीं जाएंगे, यूएन नहीं जाएंगे, किसी तीसरे देश को, किसी तीसरे सदस्य को शामिल नहीं करेंगे, हम दोनों ही मिल बैठकर मसले का हल निकालेंगे। मसला यहीं पर, यूएनएससी का मसला यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2005 में जो जनरल सेक्रेटरी था यूएन के, कोफी अन्नान, उससे पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा कि वहां जम्मू कश्मीर का मसला क्यों नहीं उठता, तो उन्होंने, उनकी शब्दावली बता रहा हूं, उन्होंने इसको इररिलेवेंट नॉन एग्जिस्टेंट इश्यू बताया। यानी कोफी अन्नान ये कह रहे हैं 2005 में कि दरअसल ये तो इररिलेवेंट नॉन एग्जिस्टेंट इश्यू है। यानी उसके बाद भले ही पाकिस्तान कोशिश करता रहा, कभी कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वो बार बार यूएन रेजोल्यूशन का प्रोपेगेंडा लगातार घोलते रहते हैं। यहां पर भी जो अलगाववादी हैं, उनकी भाषा आप इस तरह की सुनते होंगे, जो लिबरल, जो कथित लिबरल और जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, उनके मुंह से भी, अरुंधति रॉय जैसे लोगों के मुंह से भी आप इस तरह की बातें सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं ये यूएन रेजोल्यूशंस की जो बात थी प्लेबिस्सिट की, वो प्रोपेगेंडा लोगों पर थोपा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने वो विशेष पूरी की थी, विशेष ऑफ पीपल, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसको फुलफिल नहीं किया। और 1971 के बाद शिमला समझौते में दोनों ही देशों ने चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आज अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं तो कैसे करते हैं? खुद जो पाकिस्तान का संविधान है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके। ये 4 प्रोविंस पाकिस्तान के हैं। उनके संविधान के आर्टिकल 1 में 4 प्रोविंस का जिक्र है, गिलगित बल्तिस्तान या फिर मीरपुर मुजफ्फराबाद का कोई जिक्र नहीं है। उनका संविधान ये कहता है कि ये उनका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कई बार जब उसको प्रोविंस बनाने की, इससे पहले भी वहां पर मटेरियल चेंज करने की कई बार बात की गई थी, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे संविधान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारी हद वहां तक नहीं है, हम वहां उसको लेकर कोई फैसला नहीं कर पाते। उन्होंने सुनाया कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कोई भी फैसला सुनाने का अधिकार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। यह है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यानी ना ही ज्यूरिडिक्शन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का है, ना ही वहां का संविधान कहता है। ऐसे में कैसे वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही संविधान को डिफाई करते हुए इस तरह की बात कह देते हैं? यानी अगर वो करते भी हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कम से कम संसद के द्वारा संविधान में चेंज करने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। वो ड्रामा भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लिहाजा उनको ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है, जैसा कि उन्होंने एक हाल ही में मैप जारी किया था, लिहाजा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मीरपुर गिलगित बल्तिस्तान है, वहां से उनका एक बहुत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो वहां से होकर गुजरता है। चीन की को बड़ी आशा है कि जो उनके आगे जो इकोनॉमिक जो प्लान्स है वो उस पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। 60 अरब डॉलर से ज्यादा चीन वहां पर खर्च कर चुका है, जिसका कर्ज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और अब धीरे धीरे उस कर्ज के बदले धीरे धीरे पाकिस्तान जो मिनरल्स है, जो गिलगित बल्तिस्तान की जो जगहें हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो भी पाकिस्तान चीन को दे रहा है। इसके जरिए उसको पैसा में डॉलर्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के जरिए डॉलर्स मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेज को बेचना शुरू कर रहा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान अब पाकिस्तान से ज्यादा चीन के लिए स्ट्रेटेजिक
एक रीजन बना हुआ है। लिहाजा चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इसको प्रोविजनल स्टेटस घोषित कर दे, क्योंकि चीन का तो कोई अधिकार नहीं है। हालांकि चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में है तो उसके जरिए वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर पाए, इस जल्दबाजी में है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन को पता है कि जब से मोदी सरकार आई है वो किसी भी फैसले को लेने में तत्पर है, पूरी तरह से तैयार रहती है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। जब से आर्टिकल 370 हटा है, चीन को लगता है कि कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जब भारत गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे को लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो और चाहे वो यूएनएससी के जरिए। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के गले की फांस साबित हो सकता है। इसलिए लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट करके चीन वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। लिहाजा वो पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है कि उसको एक प्रोविजनल स्टेटस ही दे दे। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए एक स्टेटस जरूर दे दे। उसी के तहत आपको मैं बता दूं कि 14 सितंबर को चीन के जो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये मीटिंग की थी, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ पाकिस्तान की। उसमें उन मीटिंग में कहा, क्लोज डोर मीटिंग में कहा कि दरअसल चीन का बड़ा दबाव है, चीन ये चाहता है कि प्रोविजनल स्टेटस दे दिया जाए। हालांकि ये हमारे हितों के जो यूएनएससी रेजोल्यूशंस की लगा हम हवाला देते हैं उनके खिलाफ है, लेकिन हम पर बड़ा दबाव है, हमें करना पड़ेगा। ये बातें बाद में वहीं के नेता उजागर करते हैं टीवी चैनल्स पर, सबको ये पता चल जाता है, यानी खेल भी ये पूरा खुलकर सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? भारत ने आज ही तुरंत, जब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया, तुरंत एक बयान, कड़ा बयान जारी किया और भारत ने कहा कि यूएनएससी रेजोल्यूशन का ही हवाला देकर कि पाकिस्तान कोई भी मटेरियल चेंज, यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एक्सेशन था वो कंप्लीट था, लीगल था, इररिवोकेबल था, यानी उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। वो उन्हीं शर्तों के आधार पर था जिन शर्तों के आधार पर भारत और पाकिस्तान बने, उसके उन्हीं कानून के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, उस फैसले का कोई इनकार नहीं कर सकता। उसकी जो शर्त थी कि जो महाराजा होगा, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, वही फैसला कर सकते थे। जब उन्होंने फैसला कर दिया, उस आधार पर जो एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, उस पर कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं हो सकता है। वो एक्सेशन कंप्लीट था, लीगल था और इररिवोकेबल था, उसको पीछे नहीं, वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार किसी ने साइन कर दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकते, ये एक शर्त इसमें थी। तो लिहाजा ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कहीं न कहीं और यूएन रेजोल्यूशन के तहत ये स्पष्ट भारत ने इन दोनों ही मामलों को याद दिलाकर भारत ने स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान को कि वहां पर कोई मटेरियल चेंज नहीं कर सकता, करेगा तो भारत उस पर कार्रवाई करेगा। देखना यह है कि अब भारत किस तरह की कार्रवाई करता है। बहरहाल आगे के देखिए होता है क्या। नमस्कार।